So let's start Python programming language. Python programming language में हमारे पास Python from basic to advanced में आपको सिखाऊंगा. तो आज के टॉपिक में हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे, गो थ्रू देंगे कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है जी? प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक. प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निकल प्रोसेस of telling the computer how to perform a task. A method of writing computer program is called a programming. कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के तरीकाकार को आप क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं. प्रोग्रामिंग से क्या होता है? ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं. ठीक है, वेबसाइट बनाने का क्या फ़ायदा है जी? आपका यूज़र ब्राउज करेगा. ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उसको आसानी से वो मिल जाएगी और वो आपसे परचेज कर लेगा. प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है जी मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए. ठीक है, प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है जी बिजनेस के फंक्शंस को एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस के डाटाबेसेस वगैरह बनाने के लिए. प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है जी स्पेस रिसर्च में, न्यूक्लियर रिसर्च में, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है. अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं. तो प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर किस चीज़ का इस्तेमाल करता है जी? प्रोग्रामर इस्तेमाल करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है जी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सॉफ्टवेयर. ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल हो, जो कंप्यूटर को ये बताने के लिए इस्तेमाल हो कि कंप्यूटर ने एक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल हो. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं. कोड किसे कहते हैं? स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कोड. प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को, प्रोग्राम की लाइंस को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं. ठीक है, कोड लिखने को आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग कहते हैं. अब सिंटैक्स क्या होता है? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. सिंटैक्स किसे कहते हैं जी? मेथड और वे और ग्रामर ऑफ राइटिंग अ कोड इज कॉल्ड सिंटैक्स. फॉर एग्जांपल, आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने या लिखने से पहले आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखना पड़ती है. क्यों? ताकि आपको तरीका आ जाए कि इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा. ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी कोड करने से पहले आपको उस प्रोग्रामिंग के कैरेक्टर्स, उस प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स, उनको लिखने का स्टाइल सीखना पड़ता है. दिस इज नोन एज सिंटैक्स. आपकी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेशुमार पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. उनमें से कुछ एक ये हैं जी, जैसे जावास्क्रिप्ट है जी, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है. जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं. 36% ऑफ द वेबसाइट्स आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट. ठीक है, HTML एंड CSS है, ये भी बहुत पॉपुलर है वेब डिज़ाइनिंग के फील्ड में. ठीक है, SQL है. पाइथन लैंग्वेज जो अभी आप सीखने जा रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट नाम की एक लैंग्वेज है. ठीक है, अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है जी, कि वेब ब्राउज़र की एक लैंग्वेज है. ठीक है, जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट. ठीक है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखने से क्या होता है कि आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट आपकी एनिमेटेड वेबसाइट्स बनाने के लिए, एनिमेटेड ग्राफिक्स बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. इसके अलावा आपके पास जावा लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट और जावा लैंग्वेज को एक नहीं समझना है, वो एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है. HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट. दोनों वेब पेज की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं. SQL है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है. पाइथन
मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मल्टीपर्पज होने का मतलब क्या है कि पाइथन में आप जनरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पाइथन में आप मैथमेटिक्स की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पाइथन में डेटा साइंस की प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, पाइथन में वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। पाइथन के डिफरेंट फील्ड्स हैं, आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब हम पाइथन के ऊपर काम करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में अभी हमारी बात होगी कि जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरैक्टिव होता है। ठीक है, इंटरैक्टिव होने का मतलब है कि ये यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट देता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम बैच प्रोग्राम है। बैच प्रोग्राम क्या होता है? वो प्रोग्राम जो रन हो, अपना वर्क करे, स्टॉप करे और उससे अगला प्रोग्राम उसके साथ रेलेवेंट प्रोग्राम रन हो जाए। ठीक है, तो उसको बैच प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए जी? कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास कितनी जनरेशन्स में आई, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है? तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमारे पास 5 जनरेशन्स में आई हैं। ये टॉपिक हम ऑलरेडी आईसीटी सब्जेक्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उन 5 जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमारे पास कैसे कैसे आई, कब कब आई? तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ये 1955 से 1960s के दरमियान में जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस की गई लैंग्वेज, उनमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो 1960 से अनवर्ड 1965 के दरमियान में जो लैंग्वेजेस आई उन्हें सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस कहते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है ये आपकी 1965 से अनवर्ड 1975 या 80s में जो लैंग्वेजेस आई, 80s आप इसमें इंक्लूड कर लें, वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। इसमें आपकी पाइथन लैंग्वेज भी आती है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 80s के बाद जो अभी मॉडर्न लैंग्वेजेस आ रही हैं, ठीक है, तो इन सारी लैंग्वेजेस को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस है। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में आपकी अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, ये आनी है, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम जनरेशन किस बेस पे बनाते हैं। तो जनरेशन हम बेस पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, किसका अंडरस्टैंड करना? या इंसान का अंडरस्टैंड करना या कंप्यूटर का अंडरस्टैंड करना। एक लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे लिए इजी है, ह्यूमन के लिए इजी है, उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे लिए समझना मुश्किल है लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना आसान है, उसको कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 जनरेशन आई हैं, फर्स्ट और सेकंड। हाई लेवल में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को कहा जाता है जी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है जी? 1G लैंग्वेज, जिसके अंदर 0 और 1 इंक्लूड किए जाते हैं। इसकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग बाइट कोड की फॉर्म में होती है। इसके लिए किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका वो प्रोग्राम होता है जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 में। ठीक है, इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। इस जनरेशन के एडवांटेजेस क्या है जी? नियर टू कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर समझता है इसलिए फास्ट है, एफिशिएंट है, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको लर्न करना इंतहाई मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर आप ए का बाइट कोड लिखते हैं तो ए का बाइट कोड बनता है 1000010 बेस 2। ठीक है, अब ये एक लफ्ज ए के लिए बाइट कोड है। अगर आपने लिखना है पाकिस्तान तो ये तो पूरा पेज भरा हुआ बाइट कोड का आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होने के साथ साथ इसमें एरर्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। प्रोग्रामर जाहिर बात है जब इस तरह की प्रोग्रामिंग कंडक्ट करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज या 2G लैंग्वेज कहा जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबली क्यों कहते हैं? कि ये पार्शियली अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन है और पार्शियली अंडरस्टैंडेबल टू
कंप्यूटर है। इस लैंग्वेज के अंदर बाइट कोड भी शामिल है और इस लैंग्वेज के अंदर स्पेशल सिंबल्स भी शामिल हैं। अब 50% इंसान समझ रहा है और 50% कंप्यूटर समझ रहा है। इसका मतलब है इसके लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसको कंप्यूटर फुली अंडरस्टैंड नहीं करेगा। उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। असेंबलर क्या है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं चाइनीज में बोल रहा हूँ, तो जारी बात है आप मेरी चाइनीज को तो नहीं समझेंगे। अब मेरी बात आपको समझाने के लिए एक थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जो आपकी जुबान में बात करे और आपको समझाए कि मैं क्या कह रहा हूं। वो कौन होगा? ट्रांसलेटर होगा। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर की जुबान है 0-1। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन को 0-1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे और उसके ऊपर एक्शन ले। अब इस जनरेशन के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये इजियर टू अंडरस्टैंड है मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में, मॉडिफिकेशन आसान है, करेक्शन आसान है। डिसएडवांटेजेस में क्या है? असेंबलर की ज़रूरत लाजमी है, बगैर असेंबलर की लैंग्वेज काम नहीं करती। लैंग्वेज का आर्किटेक्चर जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। थर्ड जनरेशन को हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, 3GL लैंग्वेजेस। 3GL लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो फुल्ली अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन है और नॉट अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर है। इनके अंदर कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, फॉर, डू, वाइल, इफ, एल्स। ये कौन से अल्फाज हैं जो इंसान समझता है, ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं समझता। थर्ड जनरेशन में जितनी भी लैंग्वेजेस आई हैं इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं क्योंकि ये नियर टू ह्यूमन है और नॉट अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर है। इसमें C++, जावा, फोर्टन, कोबोल, पाइथन, जितनी भी लेटेस्ट आपकी ये जो लैंग्वेजेस हैं ये थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। थर्ड जनरेशन के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल किया गया है वो कंपाइलर और इंटरप्रीटर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए गए हैं। थर्ड जनरेशन के एडवांटेजेस, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस इसमें इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इंसान के लिए बड़ी आसान है। इसका कोड लाइंस की तादाद कम है, प्रोग्रामिंग थोड़ी होती है, ठीक है। एक ही कोड को कॉपी करके 2-4 दफ़ा भी आप प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कंपाइलर या इंटरप्रीटर लाजमी है और हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। क्यूरी क्या है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ क्यूरी, एक सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंस। तो इनकी प्रोग्रामिंग ऐसे बनाई गई जैसे सिंपल इंग्लिश की तरह होती है। इसकी मिसाल है SQL, फॉक्स प्रो, फोकस, नई वाली लैंग्वेजेस, ASP.NET, JSP.NET। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये ह्यूमन फ्रेंडली हैं, हाईली फ्रेंडली। एडवांटेजेस क्या है? अंडरस्टैंड और लर्न करना आसान है, लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है इनको एप्लीकेशन करने के लिए और इसके अंदर एरर्स भी कम होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनकी मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा है, इनके लिए भी कंपाइलर और इंटरप्रीटर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से नियर नहीं है इसलिए हार्डवेयर पे इनका कंट्रोल ज़रा पुअर होता है, लेस फ्लेक्सिबल होती है। फिफ्थ जनरेशन AI के बेस पर बनाई गई लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में अभी काम हो रहा है, अंडर प्रोसेस है। ये क्या है जी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जनरेशन होगी, यानी कि आप हिंको बोलते हैं तो आप हिंको में प्रोग्रामिंग करेंगे, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। आप पश्तो बोलते हैं, आप पश्तो में प्रोग्रामिंग करेंगे तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। इस पर अभी काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी इसके 1-2 वर्जन आ चुके हैं, जैसे प्रोलॉग नाम की एक लैंग्वेज आ चुकी है और एक लिस्प नाम की लैंग्वेज आ चुकी है जो कि फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस में कंसिडर की जाती हैं। फिफ्थ जनरेशन जो है जी, एडवांटेजेस क्या है कि इनका फैसला मशीन करती है, मशीन मेकिंग बेस्ड है, ठीक है। प्रोग्रामिंग एफर्ट इसमें कम होती है, ये 3GL और 4GL के मुकाबले में आसान है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनका कोड कम्प्लेक्स है, इनका कोड लॉन्गर है और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है और इनकी कीमत भी ज़्यादा है। अब कौन सी जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये यहाँ मैंने एक शॉर्ट रिव्यू भी इसका दिया हुआ है आपके नोट्स में, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का।
हमारे पास वो प्रोग्राम होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो किसी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में यानी 0-1 में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास लैंग्वेज के ट्रांसलेटर या लैंग्वेज के प्रोसेसर 3 किस्म के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रीटर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर वो लैंग्वेज प्रोसेसर है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स प्रोग्राम को लेता है और उसको मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करती हैं? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, C# लैंग्वेज, विजुअल बेसिक लैंग्वेज, पाइथन की लैंग्वेज। ठीक है जी। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो किसी कंपाइलर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करती हैं। कंपाइलर की क्या खूबी है? ये एक प्रोग्राम को, सोर्स कोड को लेता है और पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में 0-1 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। और उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर दूसरे नंबर पे आ गया। असेंबलर वो प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज के सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, ये बाकी किसी भी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। कंपाइलर जो है हर हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकता है। कंपाइलर भी एक किस्म का नहीं होता, ये मत समझे कि एक ही कंपाइलर है तो C++ को वो कंपाइल करेगा, VB को भी वही कंपाइल करेगा, जावा को भी वही कंपाइल। हर लैंग्वेज के साथ उसका अपना कंपाइलर होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या है? वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज या वेरी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे, लाइन बाय लाइन। ठीक है। जैसे आप आजकल की लैंग्वेजेस हैं, पर्ल है, पाइथन है, मैटलैब है, VB.NET है, इनमें क्या होता है, आप एक लाइन कोड लिखते हैं, फौरी तौर पे वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी वक्त कंप्यूटर चेक करके बताता है कि इसमें एरर है या नहीं है। क्यों? उनमें इंटरप्रीटर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया गया है। इंटरप्रीटर जो होता है ये कंपाइलर के मुकाबले में ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रीटर वगैरह क्या होते हैं। एंड फाइनली आज का एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम किसे कहते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम किसे कहते हैं जी? स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहते हैं उसे। ठीक है। प्रोग्रामिंग में क्या है? स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ डिफाइनिंग द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक है। एल्गोरिदम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो 2 नंबर्स को इनपुट करके उनको हमें जमा करके दिखाएगा। ठीक है। तो उसका मैं एल्गोरिदम लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्टेप नंबर 1, इसमें मैं क्या करूंगा? डिजायर्ड इनपुट डिफाइन करूंगा। ठीक है। और उसको यूं लिखूंगा जी, टेक 2 नंबर्स इनपुट, A = 5, B = 9। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा जी? स्टेप 2। अब ये मैं क्या कर रहा हूं? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, बल्कि सिंपल इंग्लिश में लिख रहा हूं। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा जी? प्रोसेस करूंगा। ठीक है। प्रोसेस क्या करूंगा? मैं कहता हूं जी, सम इज इक्वल टू A प्लस B। अब मुझे पता चल गया कि मैं प्रोग्राम के अंदर ये काम करूंगा दूसरे नंबर पे। स्टेप नंबर 3, अब मुझे क्या चाहिए? इसका रिजल्ट लूंगा। ठीक है। और स्टेप नंबर 4 मैं कहता हूं ये प्रोग्राम एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है। अब मैंने क्या किया? एक छोटे से प्रोग्राम के 4 स्टेप्स बना दिए। अब इस तरीके से क्या होगा? मुझे आसानी होगी जब मैं किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं बड़े आराम से इसको कोड में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये फायदा होता है हमें एल्गोरिदम का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।